रात के करीब 12 बजे थे। बाहर ठंड इतनी थी कि सांस बाहर निकलते ही धुंध बनकर हवा में टूट सी जा रही थी। लेकिन श्रीनगर की उस पहाड़ी पर खड़ा लकड़ी का एक पुराना घर बाहर से वीरान सा तो दिखता था, लेकिन उसके अंदर मौत जाग रही थी। घर के भीतर आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 3 लोग थे। 3 नाम, 3 चेहरे, लेकिन तीनों की किस्मत एक ही जगह खत्म होने वाली थी। रसोई में एक आदमी चुपचाप कहवा उबाल रहा था। उसके हाथ स्थिर थे और सांस काबू में थी। ऐसा नहीं लगता था कि वह डर में है। उसका नाम इफ्तिकार था। जबकि दूसरे कमरे में 2 लोग बैठे थे, अब्बू तर्रारा और अब्बू सज्जाद। ये घाटी के वो नाम थे जिनसे फौज भी अलर्ट रहती थी। वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन शब्दों से ज्यादा उनके चेहरे बोल रहे थे। उनके चेहरों पर शक के भाव नजर आ रहे थे, वही शक जो कश्मीर में अक्सर गोली बनकर निकलता है। तभी इफ्तिकार 3 कप लेकर कमरे की ओर बढ़ा। लकड़ी का फर्श हल्का सा चरमराया और जैसे ही वह अंदर आया, कमरे की हवा सी बदल गई। किसी ने भी कहवा उठाया ही नहीं। अचानक एक क्लिक की आवाज आई और उसी पल AK-47 उसकी छाती पर तनी हुई थी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तर्रारा की आवाज में जहर था। वह चिल्लाया, तू असल में है कौन? और एक सेकंड का सन्नाटा छा गया। अगर वह आम आदमी होता तो हाथ कांप जाते, अगर डरता तो आंखें झुक जाती। लेकिन इफ्तिकार ने ट्रे नीचे रखी, धीरे धीरे हाथ ऊपर किए और तर्रारा की आंखों में ऐसे देखा जैसे खुद सवाल पूछ रहा हो। अगर भरोसा नहीं तो यही मार दो, कहानी खत्म। और यह जवाब दोनों आतंकियों को असहज कर गया। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कुछ पल बाद बंदूक नीचे हो गई। यही वो पल था। उनकी पीठ मुड़ी, कहवा उठाया गया और उसी सेकंड इफ्तिकार के भीतर छुपा सच जाग उठा। उसकी शॉल सरकी और उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली। तभी आवाज आई, टक। लोडिंग की आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की दीवारें कांप गईं। तर्रारा और सज्जाद ने पलटकर देखा, लेकिन देर हो चुकी थी। तभी 2 धमाके हुए और 2 सांसें और 2 नाम इतिहास बन गए। जमीन पर गिरे शरीरों के बीच खड़ा आदमी अब इफ्तिकार नहीं था। वह था भारत की 1 पैरा SF का वो अफसर जो 2 महीने से मौत के साथ अभिनय कर रहा था। नाम था मेजर मोहित शर्मा। लेकिन यह सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं है। ये उस आदमी की कहानी है जिसने पहले खुद को मिटाया ताकि देश सुरक्षित रह सके। चलिए रहस्य टॉक शो पर यह कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1995 से। दिल्ली पब्लिक स्कूल से मोहित शर्मा ने अपना स्कूल पूरा किया। कॉलेज का पहला दिन था। महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो चुका था। क्लासरूम, किताबें, भविष्य की एक सुरक्षित तस्वीर, सब कुछ तय दिख रहा था। लेकिन मोहित शर्मा के भीतर कुछ अधूरा था। उन्होंने NDA का फॉर्म भर दिया था, लेकिन रिजल्ट आना बाकी था। घर वाले नहीं चाहते थे कि बेटा फौज में जाए। उन्हें डर था खाकी वर्दी से, बॉर्डर से और उस जिंदगी से जहां हर दिन आखिरी हो सकता है। इसलिए जब NDA का रिजल्ट आया तो घर वालों ने उन्होंने बताया ही नहीं कि वे NDA का एग्जाम पास कर चुके हैं। दिन बीतते गए, मोहित बेचैन होने लगे। इतना वक्त हो गया, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? ये सवाल अब उन्हें रात में सोने नहीं देता था। आखिरकार उन्होंने खुद फोन उठाया और सीधे UPSC दफ्तर मिला दिया। उधर से जवाब आया, आप लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं। बस उस एक लाइन ने उनकी जिंदगी की दिशा तय कर दी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप बैग उठाया और इंटरव्यू देने भोपाल निकल गए। इंटरव्यू भी आराम से क्लियर हो गया। अब मेडिकल दिल्ली में होना था। गाजियाबाद पहुंचकर उन्होंने सच घर वालों के सामने रख दिया। कमरे में सन्नाटा था। माँ की आंखें भर आईं और पिता काफी देर तक कुछ बोले नहीं। लेकिन बेटे की आंखों में जो आग थी उसे रोक पाना अब मुमकिन नहीं था। घर वाले मान गए, लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान रख दिया। मेडिकल में उनका वजन पूरे 6 किलो कम निकला और उनके पास वक्त सिर्फ 4 हफ्ते का था। 4 हफ्ते में या तो सपना टूटता या इतिहास बनता। मोहित के सपने को पूरा करने के लिए माँ ने घर में जैसे युद्ध छेड़ दिया हो। सुबह दूध, दोपहर केला, रात हाई प्रोटीन खाना, नींद कम, मेहनत ज्यादा। और सिर्फ 4 हफ्तों में मोहित ने अपना 8 किलो वजन बढ़ा लिया और मेडिकल टेस्ट क्लियर हो गया। उस दिन भारतीय सेना को सिर्फ एक कैडेट नहीं मिला, बल्कि उसे मिला एक जिद्दी योद्धा। NDA की ट्रेनिंग में मोहित अलग नजर आने लगे। मुक्केबाजी, तैराकी, घुड़सवारी, हर जगह उनका ही नाम टॉप पर रहता। 3 साल NDA, 1 साल IMI देहरादून में बिताने के बाद साल 1999 में मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा की पहली पोस्टिंग हुई। शुरुआती 2 साल शांति में बीते, लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास चुप नहीं बैठता। तारीख थी 13 दिसंबर 2001। इस दिन संसद पर आतंकवादी हमला हुआ, देश उबल उठा और ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ। मोहित की यूनिट कश्मीर में थी, इसलिए उन्होंने भी पैरा SF कमांडोज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूंछ राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी बहादुरी ने सबका ध्यान खींचा और सेना प्रमुख से उन्हें CS कमेंडेशन अवार्ड मिला। लेकिन असली बदलाव वहीं हुआ। पहली बार उन्होंने पैरा SF को इतने करीब से देखा। वो चाल, वो जोखिम,
वो निडर था। उसी पल मोहित ने तय कर लिया, मुझे यहीं आना है। पहली कोशिश में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मोहित शर्मा हार मानने वालों में से नहीं थे। दोबारा तैयारी की, दोबारा खुद को तोड़ा और साल 2003 में उन्हें उनकी असली मंजिल मिल गई। और वह मंजिल थी पैरा SF। कश्मीर जाने से पहले जिंदगी ने एक छोटा सा सुकून दिया। उनकी पहली पोस्टिंग पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चंडी मंदिर वेस्टर्न कमांड में हुई। यहीं उनकी मुलाकात हुई कैप्टन रिश्मा सरीन से। पहले दोस्ती, फिर धीरे धीरे वो रिश्ता जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। ड्यूटी के बाद की चाय, हल्की हंसी और कुछ खामोश वादे, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। साल 2004 में एक आदेश आया, तुरंत कश्मीर रिपोर्ट करो। मोहित ने बैग उठाया और रिश्मा से बस इतना कहा, ड्यूटी पर अर्जेंट बुलाया है, लौट कर आता हूँ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उन्हें अमर बना देगा। कश्मीर घाटी में उस वक्त हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक अपने चरम पर था। हर बड़े हमलों की साजिश दो नामों के इर्द गिर्द घूमती थी, जो थे अब्बू तर्रारा और अब्बू सज्जाद। खुफिया एजेंसियों से खबर मिली कि दोनों के ठिकाने मिल चुके हैं और जिम्मेदारी दी गई वन पैरा SF को। मकसद साफ था, लेकिन सीधी गोलीबारी बेवकूफी होती, क्योंकि ये सिर्फ आतंकी नहीं थे, बल्कि ये पूरी घाटी की नसों से जुड़े हुए थे। और फिर सुरक्षा एजेंसियों ने फैसला किया कि एक आदमी उनके बीच जाएगा, उनकी टीम बनेगा और अंदर से सब कुछ उखाड़ लाएगा। और इस मिशन के लिए जिस नाम पर मुहर लगी वह थे मेजर मोहित शर्मा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन उसने आईने में खुद को आखिरी बार देखा था और फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए खुद को बदल दिया। अब वर्दी नहीं थी, पहचान नहीं थी, बाल बढ़ चुके थे, दाढ़ी बिखरी हुई, आवाज भारी, चाल में लापरवाही और आंखों में ऐसा गुस्सा जो किसी भी घाटी के नौजवान को असली लगता। मोहित शर्मा उस दिन मर चुका था और उसकी जगह जन्म हुआ इफ्तेखार भट्ट का, एक लड़का जिसका भाई एनकाउंटर में मारा गया था, जिसके सीने में बदले की आग जल रही थी और जो अब उसी आग को हथियार बनाकर आया था। जब वह अब्बू तर्रारा और अब्बू सज्जाद के सामने खड़ा हुआ तो उसने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, उसने ऑफर दिया, मेरे पास प्लान है, चेक पोस्ट उड़ाने का रास्ता पता है, टाइमिंग पता है और हथियार वो भी। उसकी आवाज में शिकायत नहीं, भरोसा था। उसने नाम नहीं लिया, बस नक्शा खींचा। दोनों आतंकी चुपचाप सुनते रहे। इतनी तैयारी, इतनी सटीक बातें। अब्बू सज्जाद ने हंसकर कहा, अगर ये सब सच है तो तू हमारे काम का है इफ्तेखार। और यहीं से खेल शुरू हुआ। दिन नहीं, रातें शुरू हुई। अब एक ही छत के नीचे, एक ही आग के पास, एक ही खाने की थाली। 2 हफ्ते वह कश्मीर के सबसे खतरनाक आतंकवादियों के बीच रहा। हर रात इफ्तेखार उनसे सुनता रहा, कौन किससे जुड़ा है, कहाँ से हथियार आते हैं, किस रास्ते से घुसपैठ होती है। वह कुछ लिखता नहीं था, कुछ पूछता नहीं था, बस याद रखता था। और समय आ गया। ये उनकी जिंदगी का असली दिन था। पाकिस्तान से 3 और लोग आने वाले थे। मिशन बड़ा था और ठिकाना कश्मीर से 50 किलोमीटर भीतर ऊंचाई पर बना एक पुराना लकड़ी का घर। ठंड इतनी कि सांस भी सफेद होकर बाहर आती। उस रात घर के भीतर अजीब सन्नाटा था। किचन में इफ्तेखार कहवा बना रहा था। हाथ स्थिर थे, चेहरा शांत, लेकिन अंदर सेकंड गिने जा रहे थे। तर्रारा और सज्जाद आपस में देख रहे थे। कश्मीर में भरोसा सबसे महंगी चीज होती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इफ्तेखार का एक आखिरी टेस्ट लिया जाए। तभी इफ्तेखार ट्रे लेकर कमरे में आया और उसी पल, सच सच बता, तर्रारा की आवाज अचानक फटी, तू है कौन? और अगले ही सेकंड AK-47 उसकी छाती पर थी। कमरे में सन्नाटा जम गया। अगर वह झिझकता, अगर आवाज कांपती तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन इफ्तेखार ने ट्रे नीचे रखी, हाथ ऊपर किए और तर्रारा की आंखों में सीधे देखा। अगर शक है, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तो अभी गोली मार दो। ये जवाब दोनों को हिला गया। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी शांति, और यह सुनते ही उनका शक पिघल गया। छोड़, तर्रारा ने कहा, अपना ही आदमी है। बंदूक नीचे हो गई। यही वो पल था। दोनों की पीठ घूमी और कहवा उठाया गया और उसी सेकंड इफ्तेखार की शॉल सरकी और कमर से पिस्तौल निकली और लोडिंग की आवाज आई, टक। और तभी 2 धमाके हुए और इतिहास बदल गया। अब्बू तर्रारा और अब्बू सज्जाद दोनों वहीं ढेर हो चुके थे। जिस आतंक ने सालों तक घाटी को जकड़े रखा था, वह 2 गोलियों में खत्म हो गया। और उस कमरे में खड़ा आदमी अब इफ्तेखार नहीं था, वह था भारत का एक कमांडो जो 2 महीने तक हर पल मौत के साथ सोया था। उस कमांडो का नाम था मेजर मोहित शर्मा। इस ऑपरेशन के लिए साल 2005 में उन्हें सेना का मेडल दिया गया। लेकिन असली इनाम वो उस रात मिल चुका था, जब एक आदमी ने दुश्मन बनकर दुश्मन को ही खत्म कर दिया और साबित कर दिया
कि जंग सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती, कभी कभी खुद को मिटाकर भी देश बचाया जाता है। उधर जिंदगी ने पहली बार उन्हें कुछ पल की राहत दी थी। शादी हो चुकी थी। रिश्मा अब सिर्फ एक नाम नहीं, घर की सदस्य थी। एक ऐसा घर जहां लौटने की उम्मीद होती है। कुछ महीनों बाद उनका हिमाचल प्रदेश के नाहन में स्थित स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में तबादला हुआ। अब वह मोर्चे पर नहीं थे, बल्कि जवानों को मोर्चे के लिए तैयार कर रहे थे। 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे और फिर भी उन्हें इंस्ट्रक्टर बना दिया गया। यह अपने आप में एक संकेत था कि यह अवसर सामान्य नहीं है। माता पिता ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि अब बेटा पहाड़ों की गोली से दूर है, अब जिंदगी स्थिर हो जाएगी। लेकिन कश्मीर कभी स्थिर नहीं रहता। जब घाटी जलती है तो पैरा एसएफ को ही बुलाया जाता है। तारीख थी 5 अक्टूबर 2008। मेजर मोहित शर्मा को एक लाइन का एक आदेश आया, स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन, तुरंत कश्मीर रिपोर्ट करो। मोहित ने बैग उठाया। इस बार कोई लंबा अलविदा नहीं था, क्योंकि दोनों जानते थे ये वर्दी सवाल नहीं पूछती। और फिर आया मार्च 2009। बर्फ पिघल रही थी, हवा में हल्की गर्मी लौट रही थी, लेकिन जमीन के नीचे बारूद अब भी जिंदा था। 20 मार्च की दोपहर कुपवाड़ा बेस पर मेजर शर्मा अपनी यूनिट के 25 जवानों के साथ मौजूद थे। तभी एक संदेश आया, कुपवाड़ा से कुछ किलोमीटर दूर फफूदा जंगल में घुसपैठ देखी गई है। कुछ ही मिनट बाद सेक्टर कमांडर की आवाज रेडियो पर गूंजी, मोहित तुरंत बेलगाम पहुंचो, स्थिति बिगड़ रही है। कोई सवाल नहीं, कोई देरी नहीं। उनकी टीम तुरंत निकली। बेलगाम पहुंचकर 6RR के मुख्यालय में स्थिति साफ की गई। 18 मार्च को नॉर्थ कश्मीर से घुसपैठ की कोशिश हुई थी और फफूदा जंगल में उनकी मुठभेड़ एक टीम से हुई थी, लेकिन आतंकी बच निकले। मोहित ने यह सुनते ही समझ लिया, यह सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, बल्कि यह शिकार था। और इस बार शिकारी वो और उनकी टीम थे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। घना जंगल, धुंध, बर्फ और दुश्मनों की संख्या अज्ञात थी। हथियारों की जानकारी भी नहीं थी और सबसे खतरनाक बात, यह भी नहीं पता कि वे छिपे कहाँ हैं। फिर भी एक बात साफ थी, अगर आज यह मिशन अधूरा रहा तो कल कोई निर्दोष मरेगा, और वह कीमत मोहित शर्मा चुकाने को तैयार नहीं थे। यह लड़ाई ऐसी थी जैसे अंधेरे में तीर चलाना। चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़, जमी हुई बर्फ और हवा में तैरता सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक चीज बिल्कुल साफ थी, उनका इरादा। 21 मार्च 2009 रात 2:30 बजे, जब पूरी घाटी सो रही थी, तो पैरा एसएफ पैरों की आहट दबाकर और सांस रोककर चल चुकी थी। सुबह 4 बजे से पहले वे उस इलाके में पहुंच चुके थे जहां आतंकियों को आखिरी बार देखा गया था। लेकिन सामने सिर्फ जंगल था, कहीं कोई निशान नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं। कुछ देर की प्लानिंग के बाद सुबह करीब 8 बजे मोहित शर्मा ने टीम को 3 हिस्सों में बांटा। हर टुकड़ी में 8 जवान थे। पहली टुकड़ी का नेतृत्व उन्होंने खुद किया, दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व नायब सूबेदार उत्तम चंद ने और तीसरी टुकड़ी हवलदार राकेश खंडेलवाल ने संभाली। आदेश साफ थे, उत्तम तुम ऊपर की छोटी पकड़ो, वहां से कवर मिलेगा। राकेश तुम दूसरी दिशा से मूव करो, कोई हलचल छूटनी नहीं चाहिए। टीमें निकल पड़ी और तभी बर्फ पर कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी कहानी बदल दी। पैरों के निशान, सीधे, गहरे, सोचे समझे। ये आम घुसपैठिए नहीं थे, ये शिकार अब शुरू हो चुका था और आगे जो होने वाला था वह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक बलिदान की कहानी थी। बर्फ पर बने निशान उम्मीद भी थे और खतरे की घंटी भी। पहली नजर में लगा जैसे कोई रास्ता छोड़ गया हो, लेकिन अगली ही पल मोहित शर्मा समझ चुके थे कि यह साधारण घुसपैठ नहीं है। आगे चलने वाला आदमी जानता था कि बर्फ कैसे पड़ी जाती है। वह हर कदम सोच समझ कर रख रहा था और पीछे चलने वाले उसी के निशानों पर पैर रख रहे थे। यह तरीका सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आता, बल्कि यह तरीका युद्ध से आता है। मतलब सामने दुश्मन कम नहीं था, मतलब सामने डर नहीं था। फिर भी टीम आगे बढ़ती रही। कितने आतंकी हैं कोई अंदाजा नहीं, कहाँ छिपे हैं पता नहीं, हथियार मालूम नहीं। हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा था। तभी रेडियो पर अचानक आवाज गूंजी, सर 2 आतंकी दिखे हैं, टारगेट इन साइट। और अगले ही सेकंड पूरा जंगल फट पड़ा। गोलियों की आवाज देवदारों से टकराकर लौटने लगी। ऐसा लगा जैसे हवा खुद गोली बन गई हो। मेजर शर्मा अपनी टुकड़ी के साथ उसी दिशा में बढ़े ही थे कि चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। यह आम मुठभेड़ नहीं थी, यह घात थी। मौत हर दिशा से आ रही थी और तभी ऑपरेशन का पहला झटका। कमांडो नेत्र सिंह गोली लगते ही वहीं गिर पड़े। एक पल को सब थम गया, लेकिन अगले ही पल मोहित की आवाज गूंजी, कवर लो, नीचे रहो। जवान जमीन से चिपक गए, रेंगते हुए पेड़ों, चट्टानों और जड़ों के पीछे पोजीशन लेने लगे। लेकिन दुश्मन तेज था। आतंकी आधा घेरा बना चुके थे। गोलियां ज्यादातर सामने से आ रही थीं। मोहित शर्मा हर आवाज सुन रहे थे, हर ब्रस्ट गिन रहे थे और तभी उन्हें समझ आ गया, 50 से 60 मीटर नीचे की ढलान, ऊपर खुला मैदान, वे हमें फंसा रहे हैं। और यहीं फर्क पड़ा, क्योंकि अब सामने कोई आम अफसर नहीं था। अब सामने पैरा एसएफ का एक बहादुर शिकारी था। मोहित ने हाथ के इशारे से 2 जवानों को दाईं ओर बढ़ाया। जैसे ही वे आगे सरके, उसी दिशा में भारी फायरिंग शुरू हो गई।
थी, इतनी तेज कि जमीन खुद कांप उठी। दोनों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन मोहित शर्मा पीछे नहीं हटे। उन्होंने रेडियो उठाया और बोले, राकेश अपनी टुकड़ी को ऊपर की छोटी पर ले जाओ, ऊपर से दबाव बनाओ। 1 सेकंड की भी देरी नहीं हुई। राकेश खंडेलवाल ने टीम को 2-2 की जोड़ी में बांटा और ऊंचाई से फायर खोल दिया, लेकिन किस्मत ने फिर वार किया। एक तेज धमाका हुआ और गोली राकेश की जांघ में घुस गई। मांस चीरती हुई। उनका पैर लगभग जवाब दे चुका था, लेकिन वह चीखा नहीं। उसने पटका निकाला, घाव को बांधा और एक हाथ से फायरिंग जारी रखी। इस बीच एक जवान शहीद एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अब साफ हो चुका था कि दुश्मन बेहतर पोजीशन में था। नीचे ढलान, हम ऊपर खुले में। बर्फ से ढके पहाड़ पर गोलियां ऐसे बरस रही थीं जैसे आसमान से अंगारे गिर रहे हों। स्थिति बिगड़ रही थी। मोहित शर्मा चिल्लाए, पीछे हटो, कवर लो। जवान पीछे रेंगने लगे, लेकिन उन्हें निकालने के लिए कोई आगे रहना जरूरी था, और वह कोई और नहीं बल्कि मेजर मोहित शर्मा थे। वह खुद खड़े रहे, खुद फायर करते रहे। तभी राजीव की आवाज आई, सर पहले आप कवर में आइए, मैं संभालता हूँ। लेकिन जवाब वही था जो सिर्फ असली लीडर देता है, नहीं राजीव, तुम आगे बढ़ो, मैं बाद में आता हूँ। अगले ही पल एक गोली उनकी बाईं बाह में धंस गई, तेज, गहरी। लेकिन उन्होंने कराहना नहीं चुना, उन्होंने लड़ना चुना। जैसे चट्टान को दर्द महसूस नहीं होता, वैसे ही वह फिर फायरिंग में जुट गए। जब बाकी कमांडो सुरक्षित पोजीशन में पहुंच चुके थे, तो तब मोहित शर्मा की आवाज फिर गूंजी, सुभाष, MGL तैयार करो, अब जवाब देने का वक्त है। और इसके बाद जंगल ने जो देखा वह सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी। लांस नायक सुभाष सिंह पोजीशन लेने ही वाले थे। बस एक कदम और MGL दुश्मन की तरफ खुलने वाला था। लेकिन उसी पल एक सीटी जैसी आवाज आई और अगली ही सेकंड गोली उनकी कोहनी में धंस गई। हाथ झटका खा गया, MGL फिसल गया। दर्द इतना तेज था कि सांस अटक जाए। मेजर मोहित ने एक पल भी नहीं गंवाया। सुभाष, कवर में जाओ, पीछे हटो, अभी। सुभाष हटे और ऊपर पहाड़ी पर छिपे आतंकियों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा ग्रेनेड का खतरा टल गया है, अब ऊपर से मौत नहीं आएगी। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि सामने खड़ा आदमी अपने जवान से बड़ा खुद को कभी नहीं मानता। मेजर मोहित शर्मा आगे बढ़े। खुले मैदान में गोलियों की बारिश के बीच जमीन पर पड़ा MGL उन्होंने उठाया और बिना रुके, बिना झुके, बिना 1 सेकंड गंवाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रेनेड लगातार दाग दिए। हर धमाके के साथ जंगल हिल उठा, देवदार कांप गए और पहाड़ी के उस हिस्से से आती आवाजें एक एक करके खामोश होती चली गईं। धुआं छंटा। 4 आतंकी वहीं खत्म हो चुके थे। फायरिंग लगभग रुक गई थी। मेजर मोहित ने इशारे से टीम को आगे बढ़ाया। सब कवर की तरफ दौड़े और तभी एक अलग आवाज आई। वह बाकी गोलियों से अलग थी, ज्यादा तेज और ज्यादा सटीक थी, और पीछे से आई गोली उनके शरीर को पार कर गई। बुलेट प्रूफ जैकेट ने सामने से बचाया था, लेकिन पीछे की एक कमजोर जगह रह गई थी, और वहीं किस्मत ने वार कर दिया। मेजर मोहित डगमगाए। राजीव दौड़कर पहुंचे। सर आप ठीक तो हैं? मोहित ने खून से सना चेहरा उठाया। हल्की सी मुस्कान आई। मैं ठीक हूँ राजीव, बस खरोंच है। तुम फायरिंग जारी रखो, एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। और उसी वक्त तीसरी टुकड़ी, जिसे सुबह छोटी पर भेजा गया था, आखिरकार अपनी पोजीशन पर पहुंच गई। ऊपर से फायर खुला। आतंकी अब 2 तरफ से दबाव में थे। खून से लथपथ मोहित एक पेड़ का सहारा लेकर अब भी गोलियां चला रहे थे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ रही थी। फायरिंग अब जाकर शांत हुई। टीम ने मौका देखकर मेजर मोहित को वहां से निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खून बहुत बह चुका था। सांसें धीमी थीं, लेकिन आंखों में वही आग। हॉस्पिटल ले जाते वक्त भी वह बस एक ही बात दोहराते रहे, मैं ठीक हूँ, पहले बाकी लड़कों को देखो। उसी शाम उन्हें श्रीनगर के 92वें बेस हॉस्पिटल लाया गया। पूरी रात ऑपरेशन चला, लेकिन उनका शरीर अब साथ छोड़ चुका था। अगली सुबह महज 31 साल की उम्र में वह भारतीय शेर देश के लिए अमर हो गया। उधर जंगल में ऑपरेशन 5 दिन और चला और अंत में 12 के 12 आतंकी मारे गए। इस मिशन में मेजर मोहित शर्मा सहित 7 बहादुर जवान शहीद हुए। जांच में सामने आया, दुश्मन के पास हाई झूम स्नाइपर था और हर बार जब कोई कमांडो कवर से बाहर आया तो वही गोली उसे ढूंढ लेती थी। लेकिन इस सब के बीच एक बात साफ थी कि अगर मोहित शर्मा आगे न बढ़ते तो नुकसान और बड़ा होता। उनकी वीरता के लिए उन्हें शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र दिया गया। आज भी मेजर मोहित शर्मा हर भारतीय के दिल में जिंदा हैं। उनकी पत्नी रिश्मा शर्मा ने फिर कभी शादी नहीं की। उनका कहना था, जिसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, उसके बाद कोई रिश्ता कैसे शुरू करूं? ऐसे वीर मरते नहीं, वे हमारी कहानियों में, हमारी यादों में, हमारे ज़मीर में हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि हीरो वही होते हैं जो खुद मिटकर देश को जिंदा रखते हैं। कमेंट में जय हिंद लिखकर मेजर मोहित शर्मा को श्रद्धांजलि दें। जय हिंद, जय भारत।